स्वागत है आज की इस दिलचस्प चर्चा में। आज हम जिस थ्योरी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सच में थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब क्या हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वाकई हमें सफल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर जैसा कि सोर्स मटेरियल दावा करता है, ये जानबूझकर बनाया गया एक ट्रैप यानी एक बड़ा सा जाल है। चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ देखिए दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर फाउंडर्स को, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी या रिचर्ड ब्रैंसन, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, जो 90% अटेंडेंस के लिए जद्दोजहद करते हैं और बस किताबों को रटते रहते हैं। सोर्स के अनुसार इन सभी सफल लोगों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो ये कि इन्होंने उस ट्रेडिशनल रास्ते को कभी नहीं चुना जिसपे आज ज्यादातर लोग बड़े गर्व से चल रहे हैं। है ना सोचने वाली बात? और यही बात इस विचार में बिल्कुल सटीक बैठती है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी का असली मकसद छात्रों को फेल होने का फाउंडेशन देना है, ना कि सिर्फ ग्रेड ए लाने का। सोर्स इस बात की बड़ी कड़ी आलोचना करता है कि हमारा मौजूदा सिस्टम ना एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब जो इंसान अपनी अलग स्किल्स और असली लर्निंग को पहचान लेता है, उसे यह सिस्टम आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ फ्रस्ट्रेट करता है। तो आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? इससे एक मिडिल क्लास ट्रैप की तरह देखा जा सकता है। होता क्या है, पहले एक डिग्री हासिल की जाती है, फिर जॉब के लिए लंबा संघर्ष होता है, मजबूरी में कम सैलरी पर समझौता किया जाता है, और फिर घर या गाड़ी का लोन ले लिया जाता है। और इसका नतीजा ईएमआई का एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सोर्स के अनुसार सालों की पढ़ाई अक्सर युवाओं को इसी डर, समझौते और लेऑफ के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा कर रख देती है। अब जरा 15 के इस आंकड़े पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। डॉक्यूमेंट्री में ऐसे छात्रों का जिक्र है जो 15 सालों तक लगातार जी तोड़ मेहनत करते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, नेट जैसी ना जाने कितनी परीक्षाएं क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इतनी सारी डिग्रियों के बाद भी हाथ क्या लगता है? सिर्फ रिजेक्शन। और इसी रिजेक्शन से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और वो धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का ये डेटा देखिए। सोर्स के अनुसार भारत में लगभग 65% युवा आज जॉबलेस हैं। मतलब ये मैक्रो स्केल का डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ने जो बड़े बड़े वादे किए थे ना, असल में वो कहीं से भी पूरे नहीं हो रहे हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और जूम इन करके देखें तो एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा सामने आता है, 42%। सोर्स के डेटा के मुताबिक भारत में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स आज भी पूरी तरह बेरोजगार हैं। सोचिए, हाथ में डिग्री होने के बावजूद मार्केट में उनके लिए कोई जगह ही नहीं बन पा रही है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि ये समस्या सिर्फ आम या छोटे कॉलेजों तक सीमित नहीं है। सोर्स साफ बताता है कि देश के सबसे बेहतरीन, बिल्कुल एलीट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के लिए भारी संघर्ष कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे में 36 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रहे, आईआईटी दिल्ली में 40 और आईआईटी कानपुर में 31 स्टूडेंट्स। ये इस बात का पक्का सबूत है कि क्राइसिस सिस्टम के एकदम टॉप लेवल पर भी मौजूद है। अब जरा इस आर्थिक कॉन्ट्रास्ट को देखिए, जो शायद सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर महीने का लगभग 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा है, जबकि भारत में एक एवरेज इंजीनियर अपनी एंट्री लेवल की सैलरी के लिए भी दर दर भटक रहा है। ये तुलना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के दौर में इन डिग्रियों की असली वैल्यू आखिर क्या रह गई है। तो अब यहाँ डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाती है। आखिर ये एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने और इसे इस तरह से डिजाइन ही क्यों किया गया? आइए आज के इस मॉडर्न क्राइसिस से थोड़ा पीछे हटते हैं और इसके ऐतिहासिक कारणों की तरफ चलते हैं, जिन्हें सोर्स मटेरियल में बहुत ही गहराई से समझाया गया है। इतिहास की इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सोर्स आधुनिक शिक्षा की जड़ों को सीधा सेना और बड़े औद्योगिक बदलावों से जोड़ता है। 1806 में नेपोलियन के हाथों प्रशियन आर्मी की हार, फिर 1760 से 1840 के बीच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीक, और फिर 1835 में भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का पास होना। ये तीनों अलग अलग घटनाएं असल में एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। तो चलिए, चरण 1, द प्रशियन कैटलिस्ट, आज्ञाकारी सैनिक बनाना। हुआ यूं कि प्रशिया के सैन्य नेताओं को यह समझ आ गया था कि उनकी आर्मी इसलिए हारी क्योंकि सैनिक सीधे ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग लगा रहे थे, और बस यहीं से
प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का जन्म हुआ। सोर्स के अनुसार ये 8 साल का एक अनिवार्य स्कूलिंग मॉडल था, जिसका असली मकसद बच्चों को ज्ञान देना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी इंडिपेंडेंट सोच को पूरी तरह कुचल देना था। उन्हें इस तरह ब्रेन वॉश किया गया ताकि वो बिना कोई सवाल किए आंख बंद करके सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें। आइए देखते हैं कि यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है। चरण 2, द इंडस्ट्रियल शिफ्ट, खेतों से कारखानों तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ऐसे लाखों वर्कर्स की सख्त जरूरत थी जो बिना कोई शिकायत किए मशीनों की तरह कारखानों में काम कर सकें। तो जो लोग पहले अपने खेतों में बड़ी आज़ादी और स्वतंत्र रूप से काम करते थे, उन्हें आज्ञाकारी मजदूरों में बदलने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी ने उसी प्रशियन ओबीडियंस मॉडल को खुशी खुशी अपना लिया। मकसद सिर्फ एक था, क्रिएटिविटी को जड़ से खत्म करना और लेबर्स की एक कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं भारत के विशिष्ट संदर्भ की। चरण 3, द कॉलोनियल मास्टर प्लान, क्लर्क डिजाइन करना। लॉर्ड मेकाले का 1835 का ये कोट ना इस पूरे मकसद को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा को एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो खून और रंग में तो भारतीय हों, लेकिन स्वाद, राय, नीतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। सोर्स बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है कि इस सिस्टम का इकलौता इरादा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक वफादार और आज्ञाकारी वर्कफोर्स तैयार करना था। तो अगर हम सोर्स के इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को समराइज करें तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। इस सिस्टम का अंतिम लक्ष्य कभी भी किसी को भी आत्मनिर्भर करोड़पति तैयार करना था ही नहीं। इसे तो बस इंडस्ट्री के लिए सस्ते और आज्ञाकारी वर्कर पैदा करने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान स्वतंत्र रूप से सोच सकता है वो इतनी आसानी से किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता है ना। इस ऐतिहासिक खुलासे के बाद चलिए वापस आज के समय में आते हैं। चरण 4, ब्रेकिंग द इल्यूजन, द मॉडर्न स्टेटस गेम। ये है द मॉडर्न स्कूल ट्रैप। आज के समय में एडमिशंस पेरेंट्स के स्टेटस से तय होते हैं। बच्चों को एक बहुत ही सख्त इनफ्लेक्सिबल सिलेबस में बांध दिया जाता है। अगर वे अपनी उत्सुकता के चलते सिलेबस से बाहर जाकर कुछ एक्सप्लोर करना भी चाहे ना, तो उन्हें इसके लिए बाकायदा पनिश किया जाता है। सोर्स का कड़ा तर्क है कि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षित सरकारी या कॉर्पोरेट सैलरी पाने के लिए ही ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चरण 5, द ब्लूप्रिंट फॉर एस्केप, सफलता की नई परिभाषा। सोर्स सफलता के इन नए नियमों पर बहुत जोर देता है। पहला, पारंपरिक डिग्रियों से कहीं ज्यादा ऑनलाइन स्किल्स को महत्व दिया जाए। दूसरा, उन लोगों से डायरेक्ट सीखा जाए जो असल में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तीसरा, कोरी मार्कशीट्स की बजाय रियल वर्ल्ड एक्सपोजर को प्राथमिकता दी जाए। और चौथा, अपने असली पैशन को खोजने के लिए गैप ईयर लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समय में वेल्थ और आजादी हमेशा स्किल से आती है, किताबें रटने से नहीं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हमारे सामने भविष्य के 2 बिल्कुल अलग रास्ते पेश किए गए हैं। एक तरफ है वो कन्वेयर बेल्ट, जहां लोग सिर्फ पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जीते हैं और हमेशा जॉब जाने के खौफ में रहते हैं। और दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंट पाथ, जहां इंसान खुद की सीखी हुई स्किल्स के बल पर सही और एथिकल तरीकों से वो वेल्थ और आज़ादी हासिल करता है जो वो सच में डिजर्व करता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते सोर्स हमें इस बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम आंखें बंद करके आज्ञाकारिता की एक औसत जिंदगी चुनेंगे, या फिर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे? यह सिर्फ एक सारांश नहीं है, बल्कि एक फैसला है जो हमें लेना है। इस सवाल पर बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है कि भविष्य की ओर हमारा अगला कदम आखिर क्या होना चाहिए।